नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपीएलटी मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी विद्यार्थी प्री एग्जाम के आधार पर कट ऑफ के अंदर आने का अनुमान लगा रहे हैं और वो मेंस की तैयारी धीरे-धीरे करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? इसी चीज़ को लेकर हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में आप सभी से चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम याद दिलाना चाहेंगे कि आप सभी के प्री एग्जाम के पहले हमने स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से चलाई थी और इस उम्मीद से चलाई थी कि आपकी प्री की भी तैयारी होगी और साथ में मेंस की भी होगी। इसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चंस को लिखवाया था। तमाम विद्यार्थियों ने उसके नोट्स को भी भेजा था। तो इस सीरीज को हम एक बार फिर से दोबारा शुरू करेंगे और यदि आप को लग रहा था कि पता नहीं शुरू होगी कि नहीं होगी, तो एकदम से आप कंफर्म हो जाइए कि हम तैयारी करेंगे। एक बार जो निर्णय ले लेते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये मानकर हम चल रहे हैं कि जितने भी विद्यार्थी मेंस के क्लास को देखेंगे, वो कहीं न कहीं अपने को फाइनली एज़ ए मेंस परीक्षार्थी के रूप में देखेंगे और मैदान में वो खुद आकर उसका सामना करने की कोशिश करेंगे, इधर-उधर भटकेंगे नहीं। क्योंकि देखने में आता है कि जब भी एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित परीक्षाएँ होती हैं, तो उसमें परीक्षार्थी को केवल 50% मेहनत करना होता है। प्रश्न देखना होता है, फिर ऑप्शन को देखने होते हैं, इसके बाद कोई एक उसमें से चुन लेना होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है, बस प्रश्न को आपने देखा और समझा, इसके बाद आंसर तक आप पहुँच गए। लेकिन जैसे ही हम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, लिखित परीक्षा की बात करते हैं, तो इसमें शत प्रतिशत आपको अपना योगदान देना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो प्री एग्जाम में भले एक बड़ा 3 माइनस मार्किंग थी। आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखते हुए, घबराते हुए बहुत सरल सवालों को गलत कर दिया या फिर जिनको नहीं गलत करना चाहिए उनको आपने कर दिया। लेकिन मेंस में क्या है कि आपकी लिखावट कैसी है, आपकी मात्रात्मक त्रुटियों पर यानी शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि पर कितना कंट्रोल है और प्रस्तुति कैसी है। कई पॉइंट हैं जिनको लेकर आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है और ये भी देखने में आ सकता है कि जिन विद्यार्थियों की राइटिंग, लिखावट, प्रस्तुति सब कुछ अच्छी थी, वो हो सकता है कि अभी अपने को बॉर्डर पर महसूस कर रहे होंगे कि पता नहीं मेंस में आ पाऊँगा कि नहीं। और हो सकता है कि ऐसे विद्यार्थी जो एमसीक्यू पैटर्न पर देने वाली परीक्षाओं में काफ़ी अच्छा कर सकते हों, लेकिन उनकी राइटिंग बहुत अच्छी ना हो। अब वो ज़रूर सोचना शुरू कर चुके होंगे कि मैं तो कट ऑफ में आ रहा हूँ, लेकिन लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा? इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि तमाम कमियाँ और अच्छाइयाँ होने के बाद भी आप किस तरीके से अपने को नियंत्रित करते हुए यूपीएलटी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए हमने एक बेस बना दिया है, एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार है। निश्चित तौर पर वो आपके मनोबल को बढ़ाएगा। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि मेंस का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है, वो कैसा है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा गया कि परीक्षा योजना। मुख्य परीक्षा परंपरागत ढंग से जिस तरीके से होती है, प्रश्न पत्र एक रहेगा, सिर्फ़ एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्नों की संख्या होगी 20 जिसको कि 10-10 2 खंडों में विभाजित किया गया है। कुल अंक होंगे 200 यानी कि कुछ प्रश्न होंगे जो कि 80 नंबर के टोटल होंगे और कुछ प्रश्न होंगे जो 120 नंबर के टोटल होंगे। यानी 200 नंबर्स के आपके एग्ज़ाम होंगे। समय 3 घंटे। 3 घंटे आपको लिखने होंगे। जैसे प्री एग्ज़ाम में आप केवल टिक लगा रहे थे, गोला रंग रहे थे। अब यहाँ पर लगातार आपकी कलम चलती रहनी चाहिए और तमाम सावधानियों को ध्यान में रखते हुए चलती रहनी चाहिए। परीक्षा योजना को अगर विस्तार से हम देखें, तो बताया गया कि उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न क्या होंगे? अनिवार्य होंगे। अगर ये 20 प्रश्न आए हुए हैं, तो सबको करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ेगा कि किस प्रश्न पर कितना हमें समय देना है और कैसे इसको मैनेज करना है। आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार
यानी खंड अ और खंड ब के अंतर्गत प्रश्नों की संख्या निर्धारित की गई है। खंड अ के अंतर्गत 10 प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्द होगी। यानी कि जो खंड अ है, इसमें जो भी प्रश्न होंगे उनको 125 शब्दों में आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, ये शब्द आपके 100 भी हो सकते हैं, ये शब्द आपके 105 भी हो सकते हैं। ठीक है, 130 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसको आप गिन नहीं सकते। बस ये है कि आपका मैटर कंप्लीट होना चाहिए, उत्तर के मुताबिक आप खुद संतुष्ट हो और जो कॉपी चेक करने वाला हो वो भी संतुष्ट हो। तो यहाँ पर 125 शब्द भले लिखा गया है, लेकिन शब्दों की सीमा इधर-उधर हो सकती है। अगर हम व्यावहारिक रूप में देखें और मशीन के दृष्टिकोण से देखें तो 125 तो होना ही चाहिए। बताया गया कि यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। यानी कि जो आपके 125 वर्ड्स के प्रश्न होंगे, वो हर प्रश्न 8 अंक के होंगे। ठीक है, यानी 80 नंबर के 125 शब्दों का। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि खंड अ के अंतर्गत आपको लगभग 1250 वर्ड लिखने पड़ेंगे। क्योंकि जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं तो लिखने की जो हैबिट है, जो आदत है, वो तमाम विद्यार्थियों में कम हो गई है। तो इसलिए थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो खंड अ में आप देख रहे हैं कि 1250 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे 10 क्वेश्चन का। तो प्रश्न के हिसाब से या फिर जिस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसको तो आप बढ़िया से लिखेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनको कि आपको खानापूर्ति के रूप में उनका उत्तर लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ये ध्यान हमें रखना है। खंड ब के अंतर्गत 10 प्रश्न रहेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। यानी आप देख रहे हैं कि जो खंड ब है, इसमें अगर आप देखें तो लगभग 2000 2000 शब्द लिखने पड़ेंगे। अगर टोटल सबको मिला दिया जाए तो आप देख रहे हैं कि 3250 के आसपास में लिखने पड़ेंगे और 3 घंटे में लिखने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये एग्जाम पैटर्न है। लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दोनों को आपको कॉमन तरीके से तैयार करके जाना पड़ेगा और ऑन द स्पॉट प्रश्न पत्र के मुताबिक आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा प्रश्न दीर्घोत्तरी में आएगा, कौन सा लघुत्तरी में आएगा। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी में कॉमन तैयारी करके जाना पड़ेगा। यानी कि किसी भी प्रश्न को संपूर्णता में देख के जाना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई प्रश्न तैयार किए, उसमें 10 हेडिंग या 10 पॉइंट आपने तैयार किया, लेकिन एग्जाम में जब आप एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्नों में हड़बड़ा जा रहे हैं या फिर घबराहट होने लग रही है, तो यहाँ तो लिखना है। तो वो 10 पॉइंट याद करके गए तो आपको पता चला कि एग्जाम में 4 से 5 पॉइंट ही याद हो रहे हैं। ठीक है, आप 10 पॉइंट वही लिखेगा जो बहुत ही अच्छे से अपना बीए और एमए भी किया है और अपने समय का अच्छा विद्यार्थी रहा है और उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप चाहें कि 1 महीने में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि सही सही बात बताई जाए और सच कई बार अच्छा नहीं लगता है सुनने में। लेकिन चूंकि हम आपके सच्चे हितैषी के रूप में यहाँ पर जुड़े रहते हैं, आप सभी को सतर्क करते हैं, न सिर्फ एग्जाम पैटर्न को लेकर बल्कि और भी चीजें जो आपको हानि पहुंचा सकती हैं, आपको डाइवर्ट कर सकती हैं, उन चीजों को लेकर भी हम बात करते हैं। तो आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है? कॉमन तरीके से करनी है। कोई भी टॉपिक हो, इसको लेकर हमने 50 क्वेश्चन के आसपास में आंसर लिखवाया हुआ है। आप एक बार जाकर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है, और तमाम विद्यार्थियों ने अपने नोट्स को भेजा भी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो सभी विद्यार्थी मेंस के एग्जाम में जरूर बैठेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा एग्जाम पैटर्न, उम्मीद है कि आप समझ लेंगे। और चूंकि तमाम विद्यार्थियों के दिमाग में होगा कि क्या जीएस का भी इसमें प्रश्न आएगा, तो जिस हिसाब से यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, जीएस का एलटी में जीएस का प्रश्न पत्र नहीं रहेगा, जीआईसी में जीएस का प्रश्न पत्र रहेगा, मेंस में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपके विषय को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। अब तैयारी कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा सवाल आपके पास है। क्योंकि आपके मन में यही होगा कि कोई भाई कोर्स चल रहा है या फिर क्या करें, किससे पढ़ें। तो चूंकि हर बार की तरह हम वही बताएंगे अपने आधार पर कि हमने जो प्रयास किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज में अभी तक हमने
50 क्वेश्चन के आसपास में आप सभी के लिए प्रश्न तैयार किए हुए हैं और ये आपके बेस को मजबूत करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा दोनों को पढ़ा दिया हुआ है आपके सिलेबस के मुताबिक। सिलेबस वही है जो आपका प्री का सिलेबस था, बस पैटर्न में अंतर है, वो ऑब्जेक्टिव था और ये सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो पूरा हमने कवर कर लिया है। अब जब सीरीज को हम दोबारा शुरू करेंगे तो उसमें काव्य शास्त्र और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनको भी लाने का प्रयास करेंगे कि फला जगह से किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। आपको अपने से भी तैयारी करना पड़ेगा, जिसके लिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेगी। पुस्तक को ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर नहीं पढ़ना है, बल्कि हर कालखंड की जो प्रवृत्तियां रही या फिर जो कवि रहे, ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या रही हैं उनको अपने दिमाग में आपको भरना है, क्योंकि ये पूरा एग्जाम जो है वो एक तरीके से स्मृति चेक करने के लिए। मैंने शुरू में ही कहा कि एमसीक्यू पैटर्न पर अगर आपकी 50% स्मृति काम करती है तो भी काम चल जाता है कि फला जगह हमने पढ़ा था, फला सर ने पढ़ाया था कि इसका ये हो सकता है, तो आप कोई एक निर्णय ले लेते हैं। लेकिन इसमें तो न कोई आपको सर दिखाई देंगे, न कोई बात याद दिखाई देगी, आप जो याद करके गए हुए और उसको कैसे लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ठीक है। तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इसको सब्जेक्टिव और थोड़ा सा क्रिएटिव ढंग से आपको पढ़ना है, क्रिटिकल अप्रोच से पढ़ना है ना, याद करने के दृष्टिकोण से नहीं कि फलाना की रचना ढेकाना है, ढेकाना की रचना फलाना है, उस टाइप से नहीं पढ़ना है। आपको प्रवृत्तियों को और कवियों की जो मूल विशेषताएं और उनकी रचनाओं की जो मूल विशेषताएं उनको कैच करना है, ताकि अगर आपको कोई प्रश्न आ गया, उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो भी 2-4 लाइन इसमें लिख लें, ठीक है। मार्केट में तमाम नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें ज्यादा जो पॉपुलर और विश्वसनीय नोट्स रहे हैं वो इग्नू और दृष्टि के नोट्स आप देख सकते हैं, अपने संतुष्टि के लिए जरूर देख सकते हैं। सब कुछ के होने के बावजूद भी बारंबार लिखने का प्रयास कीजिए। अपनी कॉपी उठाइए, जब तक एग्जाम की डेट ना आ रही हो तब तक आप खूब कॉपी लिखते रहिए, जब भी उसको लिखते रहिए, एकदम फास्ट लिखते रहिए। कम से कम 4 से 5 पेन तो रखिए ही, जो कि एकदम फाइन टाइप के काम करें। ये नहीं कि जिस दिन एग्जाम देने गए उसी दिन पेन जो है वो आपका पेज खुदड़ रही है या फिर उसको नोच रही है और बार बार आप इधर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना। 4-5 अपना, मैं तो कई बार एग्जाम को क्रिकेट खेल की तरह देखता हूँ कि 4-5 बैट आपको अच्छी कर लेनी चाहिए, गेंद अच्छी कर लेनी चाहिए और एकदम वेल मेंटेन होके आपको जाना है। ये नहीं कि जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना है उसी दिन आप पेन खरीद रहे हैं और कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया और मेरा क्वेश्चन छूट गया। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि आते हुए प्रश्न गलत हो गए और मैंने बहुत माइनस कर दिया। जब मेंस का एग्जाम होगा तो तमाम विद्यार्थी बोलेंगे कि सर समय ही नहीं मिला, हमारा 4 क्वेश्चन छूट गया, 5 क्वेश्चन। तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ कि उसके लिए प्रॉपर मेंटली अपने को तैयार करना पड़ेगा, अपने जो भी लिखने वाले हथियार हैं उनको सही करके रखना पड़ेगा। तो अपनी कॉपी एक बना लीजिए, खूब लिखिए, जितना आप लिखिए, बोलने से ज्यादा आपको लिखना है, एक चीज यही ध्यान रखिए। और अंतिम में आपको ध्यान रखना है कि जिस एग्जाम में आप जा रहे हैं लगभग 10,000 के आसपास में विद्यार्थी उसमें शामिल होंगे। उनकी कॉपीज में आपकी कॉपी दिखाई दे कि आपकी कॉपी बेस्ट है, ताकि जो एग्जामिनर, जो प्रोफेसर साहब कॉपी चेक करने जा रहे हैं, वो 1 सेकेंड आपकी कॉपी पर रुक कर देखें और तमाम पृष्ठभूमियों या परिस्थितियों से प्रभावित होने के बावजूद भी वो आपका मूल्यांकन अच्छा करें, क्योंकि आपकी कॉपी ही बताएगी कि ये बेस्ट कैंडिडेट की कॉपी है। तो इसके लिए आपको अभ्यास करके जाना पड़ेगा, लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी और मटेरियल टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये नहीं कि सवाल कबीर के बारे में पूछा जा रहा है, आप तुलसी के बारे में लिख रहे हैं, तब तो आपके नंबर कट जाएंगे। मेन जो भी किसी भी रचनाकार या फिर प्रवृत्ति को लेकर कुछ जो प्रमुख कथन है उनको जरूर अपने आंसर में रखिए, जिससे कि आपका आंसर प्रामाणिक और प्रभावी हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने ऑलरेडी मेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें उसको लेकर चर्चा की है और आंसर भी लिखवाया, क्योंकि हमें बहुत पहले से इसका अंदेशा था कि जैसे एग्जाम खत्म होगा आप लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे कि सर मेंस की तैयारी कराइए, मेंस की तैयारी कराइए। इसलिए आपके बोलने से पहले ही हमने 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिया है और निःशुल्क तरीके से आप सभी के ऊपर निर्भर करता है कि उन वीडियो लेक्चर को कैसे उपयोग में ला सकते हैं।
ये नहीं है कि एक बार आप वीडियो देख लिए तो आप कंठस्थ कर लीजिए। आप विवेकानंद या फिर बहुत धुरंधर टाइप के याद करने वाले नहीं है। आपको बार-बार और उसको लिखना पड़ेगा। एक से अधिक बार वीडियोज़ को देखना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई बात एक बार समझ में ना आए, दोबारा आप देखेंगे तो दोबारा समझ में आएगी। तो कुछ दिनों तक इस चैनल को अपना घर मानकर चलिए और निश्चित तौर पर यहाँ से आप खाली हाथ नहीं जाएँगे। आप कुछ न कुछ लेकर जाएँगे, जहाँ न के स्थान पर कुछ ज़रूर आपके पास होगा और जैसे ही मेंस का एग्ज़ाम देकर आएँगे, आप बोलेंगे कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न के उत्तर आपको मिले थे। भले वो प्रश्न थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई वे में आ जाएँ, तो भी आप कर लेंगे। तो चूँकि मैंने शुरू में कहा था कि जो एग्ज़ाम होता है, वो माइंड गेम होता है और जो शिक्षक पढ़ाता है, वो यही कोशिश करता है कि सत्य तक पहुँचे। अब हम 100% नहीं कर सकते कि पूरे क्वेश्चन यहीं से आएँगे, लेकिन आएँगे तो आएँगे कहाँ से? पूरा हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया, हर एंगल से पढ़ा दिया जहाँ से इतिहास में टर्निंग मोड़ आया हुआ है। अब आगे काव्य शास्त्र, व्याकरण को लेकर कुछ जो प्रश्न बनते हैं, उनको लेकर हम आएँगे। आपको एकदम से निश्चिंत रहना है और विश्वास करके पढ़ते रहना है, ठीक है? तो उम्मीद है कि आज की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी और अगर आप एकदम से कन्फर्म होंगे कि कट ऑफ में हर हालत में हमें आना ही आना है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको तैयारी करनी है। ये नहीं कि डेट आ गई फिर आप तैयारी करना शुरू करेंगे, तो आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा और मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा, तो जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, उन गलतियों को आप करना शुरू कर देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे भी हम इसी तरीके की बातचीत करते रहेंगे, आपको सतर्क करते रहेंगे, आपको निर्देशित करते रहेंगे। न जाने क्या इस तरीके का संबंध है कि पहले खुद मैं अपने को परीक्षार्थी समझता हूँ। जो भी चीज़ें लगती हैं कि ये बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, ये विद्यार्थियों को परेशान कर सकती हैं, तो हम फिर एक कोई न कोई वीडियो लेकर आते हैं और ये जो लाने का सिलसिला है, ये आप सभी की माँगों के आधार पर है, आप सभी के स्नेह और प्रेम के आधार पर है। तो इसको बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि इस चैनल के उद्देश्य को आप अच्छे से जानते हैं। तो एकदम से पूर्वाग्रह रहित होकर आराम से तैयारी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का चयन यहाँ से होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।